अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज हम लोग पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में इंसॉल्वेंसी ऑफ टू पार्टनर्स को देखेंगे। एक पिछली वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें हमने इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स को डिस्कस किया था। पार्टनरशिप में एक इंसॉल्वेंसी होती है जो उसके अंदर गार्नर वर्सेस मर्रे का एक रूल बड़ा कॉमन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। हमने गार्नर वर्सेस मर्रे रूल क्या होता है इसको पूरा डिटेल में बताया था और एक्चुअल में ये रूल क्या था, इंडिया में ये किस तरीके से अप्लाई होता है ये भी मैंने बताया था। मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे इसको। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जब कभी दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तब क्या होता है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के इसको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन चूँकि पावर पॉइंट में क्वेश्चन और आंसर दोनों को एक साथ एक ही पेज पर बताना दिखाना मुश्किल है क्योंकि वो फिर फॉन्ट बहुत छोटा हो जाएगा और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप एक काम करिए कि आप पहले ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस क्वेश्चन को कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि अकाउंटेंसी के क्वेश्चन के लिए ज़रूरी होता है कि आप क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हों तो आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए। चूँकि ये पावर पॉइंट से मैं बता रहा हूँ आपको, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पर फिर क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये बेहतर है कि आप इसको कहीं पर सेव कर लें, फ़ोटो इसका खींच लें, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। क्वेश्चन ये है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी एंड डी ऑन March 31st 2021. They shared profit and losses in the ratio of 4:3:2:1. ABCD चार पार्टनर हैं जिनकी बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2021 को। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4, 3, 2 और 1 है। ये बैलेंस शीट है, छोटी सी एक बैलेंस शीट है, बहुत ज़्यादा इसमें आइटम नहीं है। कैपिटल लायबिलिटी साइड में दी हुई है ए बी सी, तीन पार्टनर्स की कैपिटल है। डी की कैपिटल यहाँ पर नहीं है क्योंकि आपको आगे क्वेश्चन में पता चलेगा कि डी इंसॉल्वेंट हो गया था। ए की कैपिटल है 30,000, बी की 20 और सी की 3,000। काफ़ी कम सी की भी कैपिटल है, आपको पता चलेगा कि सी भी इंसॉल्वेंट हो गया है बाद में। क्रेडिटर्स 10,000 है। एसेट साइड में गुडविल है 10,000, फिक्स्ड एसेट्स है 40,000, करंट एसेट्स है 12,000 और डी की निगेटिव कैपिटल है 1,000। देखिए एसेट साइड में अगर कोई कैपिटल दी है इसका मतलब निगेटिव कैपिटल है। और इन्फॉर्मेशन जो दी है उसको देखते हैं। डी हैज़ नो सेपरेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। The partner decided to wind up the business. Fixed assets realized 30,000. पार्टनर्स ने बिजनेस को बंद करने का, डिसॉल्व करने का फैसला किया है। जब पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन होता है तो सारी एसेट्स को बेच दिया जाता है और लायबिलिटीज़ को चुका दिया जाता है। तो जब एसेट्स को बेचा जाता है तो जो अमाउंट आता है उसी को हम लोग कहते हैं रियलाइज्ड। यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज 30,000, यानी फिक्स्ड एसेट्स को बेच करके 30,000 रुपये मिले हैं। और करंट एसेट्स रियलाइज 10,000, यानी करंट एसेट्स को जो बेचा गया है उससे 10,000 मिले हैं। द गुडविल इज़ वैल्यूलेस, इसका मतलब गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है, गुडविल ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए लिखा हुआ है गुडविल इज़ वैल्यूलेस, यानी गुडविल को अगर आप बेच रहे हैं या डिसॉल्व कर रहे हैं तो कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, यानी इसकी रियलाइजेशन वैल्यू ज़ीरो हो गई है। आगे कहा गया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹3,000। जब पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन होता है तो उसके लिए एसेट्स को बेचा जाता है और लायबिलिटीज़ को चुका दिया जाता है, और ये सब काम करने में जो खर्च होता है उसको रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं या डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी कहा जाता है। तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंस जो हुआ है वो 3,000 रुपये का हुआ। ये एक फर्म के लिए एक खर्चा होता है, एक एक्सपेंस होता है। सी कैन डिस्ट्रीब्यूट ओनली 500 फ्रॉम हिज सेपरेट रिसोर्सेज। सी के पास जो अपना रिसोर्स था, सी इस फर्म को सिर्फ 500 रुपये ही दे पाया है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि सी का अमाउंट बहुत ही कम हो गया है, कैपिटल इसकी 3,000 ही है। और सी का जो पार्टनरशिप में जो लॉस हो रहा है, आगे देखेंगे अभी कि लॉस हो रहा है इसमें, उस लॉस को ये पूरा नहीं कर पा रहा है और सिर्फ 500 रुपये ही बस दे पा रहा है। वो अपनी जो भी उसकी प्राइवेट एसेट्स है, जो भी रिसोर्सेज है बिजनेस में, तो उसका है नहीं कुछ, उसका सिर्फ 3,000 है, वो कम पड़ रहा है तो उसको वो पूरी तरह से दे नहीं पा रहा बल्कि 500 ही दे पा रहा है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मर्रे
एज्यूमिंग दैट बोथ सी एंड डी हैव बिकम इंसॉल्वेंट। कहा जा रहा है कि आप नेसेसरी अकाउंट्स बनाइए ये मानते हुए कि सी और डी दोनों ही इंसॉल्वेंट हो गए हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि डी का तो पहले ही से कैपिटल निगेटिव थी, सी की क्रेडिट कैपिटल थी लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो अपने यानी अपने लेवल के जो उसके हिस्से के लॉस थे वो उसको पूरा कर पाए, लिहाजा वो भी इंसॉल्वेंट हो गया है। तो दोनों इंसॉल्वेंट हो गए हैं, ये पूरा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें आखिर रियलाइजेशन अकाउंट इसको सॉल्व करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि जब पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन होता है तो नॉर्मली अकाउंट कौन कौन से बनते हैं। देखिए 3 अकाउंट तो बड़े कॉमन है जो बनते ही बनते हैं। एक होता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को बना करके ये पता चलता है कि एसेट्स को बेच करके जो पैसा आया और उससे जो लायबिलिटी को चुकाया गया उसके बाद क्या बचा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसको जानने के लिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। दूसरा अकाउंट बनाना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उससे ये पता चलता है कि पार्टनर्स की एक्चुअल पोजीशन क्या है, उनकी कैपिटल पॉजिटिव है या निगेटिव है और उनसे पैसा मंगाना है या उनको पैसा देना है फर्म के डिसोल्यूशन पर, तो ये कैपिटल अकाउंट से पता चलेगा। और इन सब के बाद आखिर में हम कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि जब डिसोल्यूशन हो रहा है तो कैश का बहुत फ्लो बढ़ जाता है, कैश आता भी है और कैश जाता भी है। तो ये जो कैश आ रहा है बिजनेस में और कैश बिजनेस से जा रहा है, इसके लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे कैश अकाउंट, जिससे पता चलेगा कि कितना कैश आया और कितना गया और अल्टीमेटली ये सब कुछ बराबर हो जाना चाहिए, यानी कैश अकाउंट का लास्ट में जो टोटल आएगा वो दोनों साइड का बराबर हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब कि आपका क्वेश्चन सही है, आपने सही इस्तेमाल किया है, कैश अकाउंट प्रॉपर्ली बनाया है, उसके पहले के सारे अकाउंट भी आपने ठीक ठाक बनाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं जो कि बुक वैल्यू पर होती है। देखिए यहाँ पर आपके एसेट्स है गुडविल, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट, ये तीनों चीज़ जो है आपकी रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। कैपिटल को आप कैपिटल में ले जाते हैं, एसेट्स में, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ले जाते हैं। तो ये तीनों ट्रांसफ़र कर देंगे डेबिट साइड में। इसको देख लीजिए यहाँ पर, ये आ गया गुडविल डेबिट में 10,000, फिक्स्ड एसेट्स 40,000 और करंट एसेट्स 12,000। अब इसके बाद लायबिलिटी को भी आप ट्रांसफ़र कर देते हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट में। लायबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर है यहाँ पर और कोई लायबिलिटी दिख नहीं रही है। क्रेडिटर्स के अलावा अगर बिल्स पेबल हो या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो या कोई आउटसाइड लायबिलिटीज़ हो, जैसे बोरोइंग्स वगैरह हो, लोन हो बाहरी लोगों का, तो वो सब भी लायबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्रेडिटर्स है। तो इस क्रेडिटर को भी आप क्रेडिट साइड में रिलेशन के ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देख लीजिए आप, ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। ठीक, अब जब हम एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कर चुके हैं तो अब हम ये देखेंगे कि एसेट्स को बेच करके मिला क्या। यहाँ देखिए एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन में कि फिक्स्ड एसेट रियलाइज 30,000 एंड करंट एसेट रियलाइज 10,000। तो जब हम एसेट्स को बेचते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी जब रियलाइजेशन में हम जाएंगे तो इसकी पोस्टिंग करेंगे बाई कैश। देखिए यहाँ लिखा है बाई कैश, फिक्स्ड एसेट्स को बेच करके मिला 30,000 और बाई कैश लिखेंगे करंट एसेट्स को बेच कर मिला 10,000। तो ये हो गया एसेट्स का रियलाइजेशन। अब हम यहाँ पर देखेंगे लायबिलिटीज़। ये जो लायबिलिटीज़ है क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज़ के बारे में कुछ ना भी लिखा रहे तो लायबिलिटी को आपको चुकाना पड़ता है। देखिए एसेट्स के लिए तो ये होना चाहिए कि एसेट्स का रियलाइजेशन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी एसेट्स बिकी कि नहीं बिकी या बिकी तो कितने में बिकी, ये इन्फॉर्मेशन होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। लेकिन आउटसाइड लायबिलिटीज़ के लिए ऐसा नहीं है। लायबिलिटीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन हो क्वेश्चन में या ना हो, आपको ये मान के चलना है कि लायबिलिटीज़ का पेमेंट आपको करना ही करना है उसके बुक वैल्यू पर। तो क्रेडिटर्स के बारे में यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस क्रेडिटर्स को आपको पे करना ही करना है, इन्फॉर्मेशन हो तो भी करना है, नहीं हो तो भी करना है, क्योंकि लायबिलिटीज़ को आप छोड़ नहीं सकते हैं। लायबिलिटीज़ आपके ऊपर नहीं है कि आप लायबिलिटी को चुकाएंगे नहीं, यस यू हैव टू पे। तो क्रेडिटर्स यहाँ 10,000 है, इसको किसी भी कीमत पे चुकाना पड़ेगा। और जब हम लायबिलिटी को पे करते हैं तो होती है एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जब हम पोस्टिंग करेंगे तो ये आ जाएगा टू कैश अकाउंट। ये देखिए टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स 10,000, ठीक है, ये 10,000 इसका है, थोड़ा ये ऊपर हो गया है। अब यहाँ पर हमें और भी देखना है, कुछ इन्फॉर्मेशन और भी है। लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये भी हमने यहाँ लिख दिया रियलाइजेशन एक्सपेंस टू कैश। तो ये टू कैश हो गया 3,000, ये इसका हो गया। ठीक, तो अब हम सारा कुछ कर चुके हैं, एसेट्स को लिख चुके हैं, लायबिलिटीज़ को भी लिख चुके हैं, एसेट्स को बेचकर जो अमाउंट आया वो भी लिख चुके हैं,
और लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स को चुका करके जो कैश चला गया वो भी लिख दिया है, रियलाइजेशन एक्सपेंस का जो कैश हुआ वो भी लिख दिया है। अब हम इन दोनों साइड का टोटल जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 75,000। तो आप देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल कम है, डेबिट का ज़्यादा है, जो डिफरेंस आएगा वो लॉस हो जाएगा। तो जब डिफरेंस आप निकालेंगे तो आएगा 25,000, यानी 25,000 का लॉस हो जाएगा। इस 25,000 लॉस को आप चारों पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ये देखिए, ये है 4:3:2:1। तो 25,000 को आप 4, 3, 2 और 1 के रेशियो में बांटेंगे तो ये आएगा 10,000, 7,500, 5,000 एंड 2,500। इस तरीके से 25,000 का लॉस आपने इन चारों में बांट दिया है। ठीक, ए 10,000, बी 7,500, सी 5,000 और डी 2,500। इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। ठीक, अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो पार्टनर है जिनका लॉस जिनको हुआ है ये कहलाता है रियलाइजेशन लॉस। इस लॉस को कहते हैं रियलाइजेशन लॉस। और गार्नर वर्सेस मर्रे रूल के अकॉर्डिंग इस रियलाइजेशन लॉस को जो पार्टनर हैं वो ले करके आते हैं। अब ए बी सी डी जो जितना ला सकता है वो उतना पैसा ले आएगा। ए बी जन नॉर्मली इस रियलाइजेशन लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर बियर करते हैं, ले आते हैं, उनसे मंगा लिया जाता है कैश में। लेकिन अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें हम, आप मेरी पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें मैंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही बात करा है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो उस रियलाइजेशन लॉस को पार्टनर से नहीं मंगाया जाता है। चूँकि इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करना है, तो हम इसको नॉर्मल गार्नर वर्सेस मर्रे रूल मानते हुए करेंगे और ये मान के चलेंगे कि इसमें रियलाइजेशन के लॉस को मंगाया जाना है। याद रखिएगा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं मंगाना होता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अलावा अगर हम बात करेंगे तो रियलाइजेशन लॉस को मंगाना होता है। तो यहाँ पर ये लॉस मंगाया जाएगा, ए बी सी डी या जो भी दे सकते हैं उनसे मंगा लिया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम, तो पार्टनर की कैपिटल को यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, जिन जिन की जितनी भी कैपिटल है। क्वेश्चन में आपको आप देख लीजिए, क्वेश्चन में पार्टनर की कैपिटल ए बी और सी की दी हुई है। कैपिटल वो क्रेडिट साइड है क्योंकि लायबिलिटी में इनकी कैपिटल दी है लायबिलिटी साइड में। तो पार्टनर ए की है 30,000, बी की है 20,000 और सी की है 3,000, 30,000, 20,000 और 3,000। लेकिन डी की भी कैपिटल है, वो एसेट साइड में दी हुई थी। इसका मतलब डी की कैपिटल है लेकिन वो निगेटिव है, इसलिए डी की कैपिटल डेबिट साइड में लिखी जाएगी 1,000। ठीक, ये तो हो गई चारों पार्टनर की कैपिटल, जिसकी जो कैपिटल थी वहाँ लिख दी गई। 3 पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट थी, 1 की डेबिट थी। इसके बाद हमने बताया आपको कि जो पार्टनर जितना ला सकता है कैश उतना उससे मंगा लेंगे। जैसे कि लॉस ऑन रियलाइजेशन पार्टनर से मंगा लिया जाता है। ए और बी सॉल्वेंट पार्टनर हैं, सी डी इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो ए बी लॉस को ला सकते हैं। लॉस क्या हुआ था अभी आपको देखा, ए का है 10,000 और बी का है 7,500। तो ए से मंगा लेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसलिए मंगा लिया हमने ए से 10,000 और बी से 10,000। सी भी 500 दे पा रहा है। देखिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि सी भी कुछ दे पा रहा है। लिखा है कि सी कैन डिस्ट्रीब्यूट ओनली ₹500 फ्रॉम हिज सेपरेट रिसोर्स। सी भी दे पा रहा है, हालांकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है लेकिन वो 500 रुपये दे पा रहा है। ठीक है, तो 500 रुपये ही सही, चलो उससे ले लेते हैं। 500 सी भी दे दिया, तो यहाँ इसकी सी में भी लिख देंगे 500। ठीक, ये सब काम हो गया। अब इसके बाद रियलाइजेशन का जो लॉस हुआ था, रियलाइजेशन के लॉस को भी हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि वो पार्टनर्स की ये कैपिटल अकाउंट सारी यहाँ पर हमने डेबिट किया था, तो ये सारा लॉस पार्टनर्स के कैपिटल से ही मैंने इसको किया है, तो पार्टनर्स की कैपिटल के डेबिट में इसको लिख देंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस पूरा चारों का लिख देंगे, 10,000, 7,500, 5,000 और 2,500, ये चारों में हम लॉस लिख देंगे। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि किस पार्टनर की कितनी कमी हो रही है, क्योंकि गार्नर वर्सेस मर्रे रूल का आप लगाना है। यहाँ पे कोई भी जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसके कैपिटल की कमी को सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल रेशियो में पूरा करते हैं। गार्नर वर्सेस मर्रे रूल यही है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर्स के कैपिटल की कमी है उस कमी को सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल के रेशियो में पूरा करेंगे। तो पहले ही देखना पड़ेगा कि इंसॉल्वेंट पार्टनर कौन है और उनकी कमी क्या पड़ रही है। तो देखिए इंसॉल्वेंट पार्टनर सी और डी थे, एक क्वेश्चन में साफ साफ बताया गया है।
तो सी की कितनी कमी पड़ रही है, तो देखें सी के पास जो है वो अमाउंट है, देखिए सी के पास अमाउंट है ये 3500, क्रेडिट में सी का है 3500, जबकि डेबिट में सी का है 5000। इसका मतलब कि 1500 1500 ये कमी हुई सी की। ठीक है, अब इस सी की कमी को देखिए, यहाँ पर सी की कमी को जो 1500 की कमी पड़ रही है उसको ए और बी किस रेशियो में लाएंगे, वो लाएंगे इस रेशियो में 30,000 एंड 20,000 का जो रेशियो है, यानी 3:2 का जो रेशियो बनेगा इस रेशियो में ले आएंगे। तो अगर 3:2 के रेशियो में इस 1500 को बांटा जाए तो ये होगा 900 और 600। तो इसलिए ए और बी 900 और 600 लाएंगे, किसके लिए लाएंगे, सी के लिए लाएंगे, जो उसकी कमी है उसको पूरा कर देंगे। तो यहाँ देखिए बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल लिख दिया गया, सी के अंदर 900 एंड 600। अब इनकी कमी पूरी हो गई, सी का जो कमी हो रही थी वो ए और बी ने बराबर कर दिया। अब आइए डी की तरफ देखते हैं। डी की कैपिटल देखिए कि यहाँ क्रेडिट में इनका कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना इनकी कैपिटल है और ना ही कुछ ला पा रहे हैं, बल्कि इनका निगेटिव कैपिटल 1000 थी और 2500 रुपये रियलाइजेशन लॉस है। तो टोटल इनकी जो कमी पड़ रही है वो 3500 की पड़ रही है, 2500 रियलाइजेशन लॉस और 1000 इनकी कैपिटल ऑलरेडी निगेटिव है। तो इनको 3500 ला करके इनको देना था फर्म को, लेकिन ये नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो गए हैं। तो इस 3500 को भी ए और बी ही बियर करेंगे, ए और बी ही इस 3500 को अपने कैपिटल के रेशियो में बियर करेंगे। तो इस तरीके से बियर करेंगे 3500 और जो रेशियो है 3:2, 3 और 2 के रेशियो में बांटेंगे तो 2100 और 1400, 2100 और 1400, ये दो अमाउंट ए और बी को फिर लाना पड़ेगा। वो किसके लिए लाना पड़ेगा, वो डी के लिए लाना पड़ेगा। तो एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल ऑलरेडी डेबिट में लिख चुके हैं, डी में सिर्फ हम अमाउंट लिख देंगे 2100 और 1400। तो अब ये डी की जो कमी थी ये बेचारे, इनकी कमी को भी ए और बी ने पूरा कर दिया। तो ए बी जो सॉल्वेंट है वो सी की कमी को भी पूरा करेंगे और दूसरे इंसॉल्वेंट पार्टनर डी की कमी को भी पूरा करेंगे। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हमने लिख दिया है। तो एस अब इसके बाद हाँ, चूंकि ये जो एंट्री हुई है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू डीज कैपिटल अकाउंट, तो ये ए की कैपिटल और बी की कैपिटल जो डेबिट हुई है, तो क्रेडिट किसकी हुई है, क्रेडिट हुई है सी की और क्रेडिट हुई डी की। ठीक है, तो ए और बी की कैपिटल को हम यहाँ पर डेबिट में करेंगे, ए और बी की ये जो कमी पूरा किया है ए ने और बी ने, डी की कमी को पूरा किया इन्होंने इतने से, तो ए का 2100 से लॉस हो जाएगा और 1400 से लॉस हो जाएगा डी के लिए बी। ठीक है, तो ए और बी जो है वो डी की जो कमी पूरा किया है उन्होंने, उस अमाउंट से ए की और बी की कैपिटल कम हो जाएगी और ए और बी की कैपिटल उस अमाउंट से भी कम हो जाएगी जो सी की कैपिटल को उन्होंने पूरा किया है। तो यानी ये सी की कैपिटल को भी यहाँ लिख करके ये ए और बी में से घटा देंगे। तो जाहिर सी बात है इस तरफ देंगे सी और डी को और डेबिट साइड में यही अमाउंट ए और बी में से कम हो जाएगा। तो अब जब सब कुछ इतना कुछ हो चुका है तो इसके बाद हम देखेंगे कि ए का टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है। ए की टोटल हम जोड़ेंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड और उसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो उसको अदा कर देंगे। ठीक है, तो ए का टोटल यहाँ आ रहा है 40,000 और ए का टोटल डेबिट साइड में अगर हम इन सबको जोड़ें तो ये आ रहा है, कितना आएगा 10,000 प्लस 2,100 प्लस 900 यानी 13,000, 13,000 ए के डेबिट में हुआ और 40,000 ए के क्रेडिट में हुआ, यानी 27,000 अभी भी ए को देना पड़ेगा, ए फर्म ए को देगी क्योंकि अभी भी ए का क्रेडिट बैलेंस है। तो ये 27,000 ए को दे दिया जाएगा, यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। इसके बाद बी का देखते हैं, बी की टोटल है 27,500 और यहाँ तक बी का कितना हो रहा है, इसको जोड़ें तीनों तो ये हो गया 7,500 प्लस 1,400 प्लस 600, ये हो गया 7 और ये 8 और ये 9,500, 9,500 बी का डेबिट हुआ टोटल और 27,500 क्रेडिट हुआ है। अब माइनस करेंगे जब हम 27,500 में से 9,500 तो 18,000 बचा, 18,000 हमें बी को देना है, यानी फर्म बी को दे देगी। तो इस तरीके से ए को मिल जाएगा 27,000 और बी को मिल जाएगा 18,000
बाकी सी और डी का तो बराबर ही आएगा, क्योंकि इनकी तो कमी थी, इनको तो पूरा किया ही गया है। 3,500, 5,000, ये 3,500 और 5,000। ये डी और सी का तो कोई बैलेंस आएगा नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही कम में थे। सी को बैलेंस पूरा किया है ए और बी ने, डी का भी बैलेंस जो था वो ए और बी ने पूरा किया है। तो इस तरीके से सिर्फ 2 लोग हैं जिनको पैसा दिया जा रहा है, और ए और बी को। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट बनाने के लिए आप कॉलम बना लें पहले, जो बनता है उसका। कैश में जहाँ जहाँ से कैश आया है, जहाँ जहाँ कैश गया है, वो सब इसमें लिखेंगे, और लास्ट में कैश अकाउंट का टोटल बराबर आना चाहिए। अगर टोटल कैश अकाउंट का बराबर आ रहा है तो इसका मतलब आपने सवाल सही लगाया है, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं कोई गड़बड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैश अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पे हम कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन लिखेंगे। ये वो है जो आपको फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से मिला है। 30,000 फिक्स्ड एसेट को बेचने से मिला है, वो लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे रियल टू रियलाइजेशन, वो अमाउंट जो करंट एसेट को बेच करके मिला है, ठीक है, वो लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ जाएं, ये वो अमाउंट है जो रियलाइजेशन एक्सपेंस आपने पे किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, इसलिए बाय रियलाइजेशन हो जाएगा। कैश अकाउंट बड़ा सिंपल सा होता है, जो कोई भी पैसा आया है वो डेबिट में, और जो भी पैसा गया है वो क्रेडिट में। आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट कर दो, आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाय रियलाइजेशन कर दो जो एक्सपेंस चला गया, बाय रियलाइजेशन कर दो वो अमाउंट जो क्रेडिटर को आपने पे कर दिया, ठीक। इसके बाद ए और बी, इन दोनों लोगों को भी तो आपने पेमेंट किया है, जो कैपिटल अकाउंट आपने बनाया था। ये इस कैपिटल अकाउंट में देखिए, ए को आपने 27 और बी को 18,000 दिया है, कैश से ही तो गया पैसा, ठीक है। तो ये अमाउंट भी आपका चला गया है, इसलिए यहाँ पर आप ये अमाउंट भी लिख दें। ए को और बी को आपने दे दिया, ये चला गया, इसलिए ये भी आप लिख दें कैश अकाउंट के क्रेडिट में, ठीक। अब आपने ए और बी और सी से मंगाया भी है, याद रखिए। ए से रियलाइजेशन लॉस आपने 10,000 मंगाया है, बी से आपने मंगाया है, और सी ने भी बेचारे ने 500 दिया ही है, ठीक है। वो रियलाइजेशन लॉस पूरा नहीं दे पाया सी, लेकिन फिर भी 500 उसने दिया है। तो जो कुछ भी दिया है एहसान मानो उसका रख लो तुम। तो ए ने दिया है 10,000, बी ने दिया 7,500 और सी ने 500 दे दिया है बेचारे ने। अब यहाँ पर कैश का कोई भी लेना देना नहीं बाकी रह गया है, सारा कुछ हो गया है। जहाँ से ये पैसा आया है वो मैंने लिख दिया, और जहाँ भी पैसा गया है वो मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया है। टोटल करते हैं जब हम इन सब का, तो ये दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाता है। इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हमारे क्वेश्चन के सॉल्व करने में नहीं रही। उम्मीद करते हैं ये डिमॉन्स्ट्रेशन आपको अच्छा लगा होगा और यूज़फुल भी साबित होगा। अगर आप मेरी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएंगे, अगर आपको किसी और नए तरह के किसी टॉपिक की या किसी और टॉपिक में जो प्रॉब्लम हो रही हो उसको ज़रूरत हो तो बता देंगे, मैं वैसा भी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।